ओशो का जीवन जितना रहस्यमयी था उतनी ही रहस्यमयी उनकी मौत थी। छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। उन चमकते सितारों की कहानी जिन्हें दुनिया और देखना और सुनना चाहती थी। उनकी मृत्यु को 28 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1990 में आज ही के दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इस मौके पर हमने उनकी विरासत और उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। नंबर 1, ओशो का शुरुआती जीवन। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि थी। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिप्सेस ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नवसन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। नंबर 2, अमेरिका प्रवास। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम लगभग 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहते थे। ओरेगॉन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 वे भारत वापस लौट आए। नंबर 3, ओशो की मृत्यु। भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगाम पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में हो गई। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी है। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने बीबीसी मराठी से कहा, ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाणी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। अब डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। ओशो। नंबर 4, मौत के दिन क्या हुआ। छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद्य का कहते हैं, 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाणी को फोन आया। उनको कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आएं। डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने अपने हलफनामे में लिखा है, वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में ये भी दावा किया है कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था,
लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्वाण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया था। ओशो की मां भी उनके आश्रम में ही रहती थीं। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी। नीलम ने इस इंटरव्यू में ये दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रहीं कि बेटा, उन्होंने तुम्हें मार डाला। नंबर 5, ओशो की वसीयत। योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए है। किताबों और अन्य चीजों से करीब 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशनल की दलील है कि उन्हें ओशो की विरासत वसीयत से मिली है। योगेश ठक्कर का दावा है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है वो फर्जी है। हालांकि ओशो इंटरनेशनल पर लगे आरोपों का खंडन उनकी शिष्या अमृत साधना करती हैं। वे इन आरोपों को झूठ करार देती हैं। ओशो। नंबर 6, ओशो पर ट्रेडमार्क। ओशो इंटरनेशनल ने यूरोप में ओशो नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है। इस ट्रेडमार्क को एक दूसरी संस्था ओशो लोटस कम्यून ने चुनौती दी थी। बीते साल 11 अक्टूबर को जनरल कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ने ओशो इंटरनेशनल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। ओशो इंटरनेशनल का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पर उठने वाले विवादों को लेकर कहना है कि वे ओशो के विचारों को शुद्ध रूप में उनके चाहने वालों तक पहुंचाता है, इसलिए ये अधिकार वे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन ओशो ने खुद ही कभी कहा था कि कॉपीराइट वस्तुओं और चीजों का तो हो सकता है, लेकिन विचारों का नहीं। पुणे में स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से ओशो की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। न कभी जन्मे न कभी मरे, वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत करीब 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें पेनाल्टी भरकर और देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा के साथ छोड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि इसी दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थैलियम नामक जहर दिया जाता था। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में पुणे, भारत में आश्रम में हुई। मौत का आधिकारिक कारण हृदय गति रुकना था, लेकिन उनके कम्यून द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी की जेल में कथित जहर देने से उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिका के ओशो आश्रम में रहते हुए ही पत्नी गीतांजलि से अलगाव हुआ। 1985 में तलाक के साथ ये बात तो खत्म हो गई, लेकिन विनोद खन्ना का मन संन्यास में भी नहीं रमा। वो अक्सर भारत वापस लौटने की बात करते रहते थे। ओशो सिर्फ बौद्ध धर्म के समर्थक हैं। वे कुछ भी कहें, लेकिन वे आपके मन को बुद्ध की ओर बड़े ही सुंदर तरीके से मोड़ने में सक्षम हैं। उनकी नज़र में गौतम बुद्ध से बढ़कर पहले कोई न तो हुआ और न ही होगा। यह दावा किया जाता है कि 21 वर्ष की आयु में उन्होंने आत्मज्ञान या समाधि प्राप्त की। स्वास्थ्य में असफल होने के कारण ओशो ने अमेरिका के लिए भारत छोड़ने का फैसला किया, जहां पर बेहतर उपचार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने अमेरिका जाने से पहले भारत में एक आश्रम की स्थापना की। भगवान रजनीश को भोजन में मटर और गोभी की सब्जी खाना काफी पसंद था। इसके अलावा सूप और दाल भी उनकी पसंदीदा हुआ करती थी। ओशो की मनपसंद होने के कारण इन सब्जियों को अच्छे तरीके से बनाना भी अच्छी तरीके से वुडलैंड में सीख लिया था। इसके अलावा खाने में चटनी और खाखरा भी। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि दूसरों की राय किसी व्यक्ति की सबसे छोटी चिंता होती है। उन्होंने हमसे कहा कि अकेले रहना बिल्कुल ठीक है। ओशो ने हमेशा प्रेम की अवधारणा के बारे में बात की।
और उसका समर्थन किया, लेकिन किसी के व्यक्तित्व और स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। आखिरकार, अगर आप आजाद नहीं हैं, तो प्यार क्या है? प्रेम बिना किसी से संबंधित नहीं होना चाहिए। प्रेम को दूसरे की ओर उन्मुख नहीं होना चाहिए। दूसरे के प्रति उन्मुख प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम एक संबंध हो तो सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम अगर तुम्हारा होना है तो ही सच्चा प्रेम है।